प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है, आदान प्रदान जो है, हिंदी भाषा में कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी के विकास क्रम और इतिहास को जानेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये भी बता दें कि पूरे विश्व में लगभग 3000 ऐसी भाषाएं हैं जो किसी न किसी देश के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। जैसे कि हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में 22 भाषाएं हैं जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हैं और इसका जिक्र भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मिलता है। उनमें से एक हिंदी भी है। तो हिंदी की जो जननी माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, वह भाषा संस्कृत है, यानी कि संस्कृत हिंदी भाषा के जननी है। तो हम लोग संस्कृत से ही जानना प्रारंभ करेंगे। तो आज के जो विषय है मुख्य, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का विकास, कैसे कैसे इसका कालखंड, अलग अलग कालखंडों में विकास क्रम रहा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत की बात करेंगे, चूंकि ये हिंदी भाषा की जननी है। ठीक है, तो इसे हम, इस कालखंड को हम कहेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ना भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो विद्यार्थियों, आप सभी को ये बताते चले कि संस्कृत भाषा का जो कालखंड रहा है हमारे देश में, वो रहा है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक शुद्ध संस्कृत भाषा का मानस जीवन में उपयोग रहा है ना। और इसे अलग अलग दो रूपों में भी देख लेंगे, क्योंकि संस्कृत के इस कालखंड में जो है ना, अलग अलग दो रूप में, पहला है वैदिक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और इस वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जरा समझ लेते हैं। वैदिक संस्कृत में संस्कृत भाषा के उस स्टैंडर्ड को देखा जाता था जिसमें कि लेखनी कार्य हो, या फिर वैसे व्यक्ति जो इस भाषा को विशेष रूप से अध्ययन करते थे, सीखते थे और उसे अपने लाइफ में प्रयोग करते थे। तो उस भाषा को हम लोग, संस्कृत के भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं। जिसमें आप सभी जानते हैं, जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो एक काल ऐसे भी रहे हैं जिनमें वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। तो यह काल जो है, क्रम आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 1000 ईसा पूर्व तक रहा था ना, 1000 ईसा पूर्व तक। अब इसी वैदिक संस्कृत जो है, उसका स्टैंडर्ड ये हुआ कि लौकिक संस्कृत में आम लोग जो इस संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, वो भी, और न सीख रहे हैं वे भी अपने जीवन में, यानी कि सामान्य लोग भी इसको प्रयोग करने लगे अपने जीवन में। तो उसे लौकिक संस्कृत कहा जाने लगा। और लौकिक संस्कृत का जो कालखंड रहा है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी कि जो संस्कृत भाषा के कालखंड पूरे ईसा पूर्व में ही रहे हैं। और उसमें आपको जैसा बताया गया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। अब संस्कृत भाषा के बाद संस्कृत से ही परिवर्तित रूप मिला, जिसे पाली भाषा कहा जाता है, पाली भाषा। और पाली भाषा के बाद जो है प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से एक अपभ्रंश भाषा आया। और ये जो तीनों है ना, हम लोग एक साथ इसको देख लेते हैं। एक साथ देखने का कारण क्यों? क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से आपको
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रहा। और ये जो पाली है, प्राकृत और अपभ्रंश है, ये आपको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रहा। ठीक है, भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है के अंतर्गत ये तीनों आपको पाली, प्राकृत और अपभ्रंश रहे। और इस मध्य भारतीय आर्य भाषा का जो कालखंड रहा वो 500 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक रहा। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक तीनों प्रचलन रहा, पाली और उसके बाद प्राकृत और इसके बाद अपभ्रंश। अगर हम पाली भाषा को विशेष देखें तो पाली भाषा का जो कालखंड रहा वो आपको 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी सन तक रहा, 1 ईस्वी तक रहा। और इसमें पाली भाषा के लिए सबसे जो सटीक प्रमाण है वो प्रमाण ये है कि इसी भाषा में भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं ना वो पाली भाषा में मिलते हैं। और आपको पता है कि भगवान बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। और भगवान बुद्ध ने जितने भी सारे उपदेश दिए हैं अपने शिष्यों को वो पाली भाषा में दिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृत भाषा को। तो प्राकृत भाषा का जो कालखंड रहा है वो 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक रहा है, 500 ईस्वी तक। चूंकि अब हम लोग इस ईस्वी पूर्व से निकल चुके हैं और ये प्राकृत भाषा जो है आपको 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चला। और इसी प्राकृत भाषा में भगवान महावीर के जो उपदेश हैं, आप सभी को पता है कि हमारे देश में एक जैन संप्रदाय है और जैन जो धर्म है उसके 24वें तीर्थकर भगवान महावीर रहे। और भगवान महावीर ने जितने भी उपदेश दिए उस उपदेश को प्राकृत भाषा में लिखा हुआ प्रमाण मिलता है। तो इस काल में भगवान महावीर के उपदेश प्राकृत भाषा में एक सटीक साक्ष्य मिलता है। और अगला हम आते हैं अपभ्रंश की ओर। तो अपभ्रंश जो भाषा है प्राकृत से बाद आया और इसका कालखंड जो है 500 ईसा ईस्वी से लेकर के और 1000 ईस्वी तक रहा। 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश रहा। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं अपभ्रंश से। चूंकि ये देखेंगे अपभ्रंश, ये अपभ्रंश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पतन होना, खत्म होना, विलुप्त होना। लेकिन यहाँ पे विलुप्त नहीं हो रहा है बल्कि संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत और प्रकृत से अपभ्रंश जो हुआ ना, ये जो प्रकृत में विकृति आ रही है, विकृति आने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अन्य भाषाओं का समावेश होना प्रारंभ होता है। क्योंकि इस काल तक जो है ना विदेशी यात्री, विदेशी व्यापारियों का प्रभाव पड़ने लगा था, यानी कि विदेशी भाषा जो है आकर के और यहाँ की मूल जो भाषा है उसमें मिश्रित होना प्रारंभ हो गया था। इसीलिए इसे अपभ्रंश कहा जाता है, इसे विकृत भाषा भी कहेंगे। तो इसका जो कालखंड है 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद यानी कि अपभ्रंश के बाद जो है आपको अवहट आया। और अवहट के बाद जो है आपको अवहट के बाद प्राचीन या इसको आरंभिक हिंदी कहेंगे। तो ये जो अवहट और प्राचीन या आरंभिक हिंदी जो है इन दोनों भाषाओं के जो कालखंड रहे हैं उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इन दोनों के जो कालखंड ईस्वी सन में देखा जाए तो फिर आपको 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो
हम लोग भाषा यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा, वो इसमें शामिल हो जाएंगे इसके कालखंड में। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले अवहट को देख लेते हैं। तो अवहट अवहट जो है ना, वो भाषा के रूप में एक ऐसी जो अपभ्रंश के विकृति के बाद आ गई है कि यहाँ अवहट तक आते आते तक कई भाषाएं पूरी तरह घुल मिल चुके थे। यानी कि विदेशी भाषा जो है आकर के इसमें समाहित हो गए थे। तो इसे अवहट को संक्रमण संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल यानी कि भाषा के संक्रमण काल। इसमें चूंकि पूरी तरह से भाषा जो है संक्रमित हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अब यहाँ पे विद्यार्थियों प्रारंभिक जो यानी कि प्राचीन जो हिंदी है उसे अलग अलग 3 खंडों में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि आखिर इस भाषा का जो यहाँ पे अवहट के बाद हमें भाषा मिला परिवर्तित, उसे हिंदी क्यों कहा जाने लगा। तो रिमेम्बर याद रखेंगे, हिंदी जो है ना, ये शब्द है फारसी भाषा का। हिंदी किसका शब्द है? फारसी भाषा का, ठीक है। और फारसी भाषा का शब्द है, इसके बावजूद भी इसका जो हिंदी हम लोगों का जो लैंग्वेज है उसका नामकरण जो है ना, वो किसी दूसरे ने किया। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जो हिंदुस्तान है इसका नामकरण किसी और ने किया, आपको पहले बताया गया है, ठीक है। तो फिर उसी तरह चूंकि यहाँ पे सिंधु शब्द से क्या, किससे? सिंधु। आप लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतिहास में बताया गया है, एक नदी का नाम है। तो सिंधु, तो सिंधु से बना हिंदू। हिंदू, अब हिंदू से क्या बना भाई? तो हिंदू से हिंद बना, और हिंद में दीर्घिकार जोड़ दो तो इसी से इक्वल टू हो गया कि हिंदी। तो इस तरह यहाँ की इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जो लोग थे वो हिंदू लोग हो गए, और जो भाषा बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा के रूप में जाना जाने लगा। तो फिर ठीक इसी तरह न हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में एक बच्चा जन्म ले और दूसरे कोई उसका नामकरण करे, ठीक है। तो फिर भाषा हमारी है लेकिन इसका नामकरण कोई और कर दे रहा है। तो चलिए हम लोग जो भी है इसको देखते हैं। तो जब हिंदी भाषा को देखेंगे तो अलग अलग 3 खंड कौन कौन है। सबसे पहला आपको प्राचीन, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। दूसरा मध्यकालीन, मध्यकालीन हिंदी। और तीसरा जो है आपको आधुनिक, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो इस तरह प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी में ही हम लोग हैं सभी, हम लोग आधुनिक हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें आप सभी को पता है कि कई भाषाओं का मिश्रण है। इसमें हिंदी में जो संस्कृत है, हिंदी को मतलब इसको हिंदी तो कहते हैं, लेकिन हिंदी के अलावे आपको अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उर्दू और कई भाषाओं का मिश्रण है जो हमें आधुनिक भाषा हिंदी भाषा के रूप में प्राप्त है, ठीक है। तो ये प्राचीन हिंदी का जो कालखंड रहा है वो आपको पता है कि ये जो अवहट है ना, आपको पूरी तरह से 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक चला। तो इधर आपको प्राचीन हिंदी जो है 1100 ईस्वी से लेकर के आपको 1400 ईस्वी तक आपको प्राचीन हिंदी चला, ठीक है। और ये मध्यकालीन हिंदी जो है वो आपको 1400 ईस्वी से लेकर के और 1850 ईस्वी तक के कालखंड रहा। और आधुनिक जो है हिंदी हम लोग 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक, अब तक जो हिंदी चले आ रहे हैं जिसका प्रयोग हम लोग जीवन में कर रहे हैं वो आधुनिक हिंदी का हिस्सा है। तो विद्यार्थियों इसके अलावा हम लोग आप कुछ पॉइंट और सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ये सब पॉइंट नोट करते चले हैं ना। चलिए तो फिर यहाँ से हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा मुख्य पॉइंट जो अभी जानना है हम लोगों को, ये भी जानना है कि जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी, हिंदी के अलावे हिंदीतर यानी कि हिंदीतर भाषाएं, आप सभी जानते हैं कि हिंदी से निकलने वाली जो और भाषाएं हैं
भारत में जो अलग अलग प्रदेशों और राज्यों में बोला जाता है। जैसे आप इसको देख लीजिए कि बांग्ला, तो बांग्ला भाषा जो है ना वो हिंदी भाषा से निकला हुआ है। ठीक है, बांग्ला के अलावे आपको उड़िया देख लीजिए, उड़िया, गुजराती, गुजराती, इसके बाद मराठी, 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 असमिया भाषा जो है आपको, पंजाबी, पंजाबी, सिंधी, सिंधी आदि, ये सभी भाषाएं जो है ना वो हिंदी भाषा से ही निकला हुआ है। अगर भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाएं जो हैं उसका अगर बात करें तो भारत में बोले जाने वाली जितनी भाषाएं हैं उसे अलग अलग भाषा परिवार के रूप में बांटा गया है, जिसे भाषा परिवार भी कहा जाता है ना। भाषा परिवार क्या कहा जाता है? भाषा परिवार। तो अलग अलग जो भाषा परिवार है भारत में ना, चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में ये सब भी पॉइंट्स जो है ना पूछ दिए जाते हैं, तो इसको भी आप ख्याल रखेंगे। तो भारत में 4 भाषा परिवार है। ठीक है, पहला है भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार जो है ना इसको कह सकते हैं कि भारत के और यूरोप के मिले हुए जो भाषा है उन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। और भारोपीय भाषा परिवार भारत में लगभग प्रतिशत के हिसाब से 73% जो भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार से बोली जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार जो है आपको भारत में 25% बोला जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा भाषा परिवार है वो है आपको आस आस्ट्रिक भाषा परिवार। आस्ट्रिक भाषा परिवार जो है आपको भारत में 1.3% बोली जाती है। और चौथा जो भाषा परिवार है वो है आपको चीनी, चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और इसका बोलने का प्रतिशत जो है 0.7% है। इस तरह जो है पूरे मूल रूप से भारत में जो बोले जाने वाली भाषा है उसको 4 अलग अलग भाषा परिवार में बांट दिया गया है। और इसमें पहला क्या आया? भारोपीय भाषा परिवार जो 73% भारत में बोली जाती है, द्रविड़ भाषा परिवार 25%, आस्ट्रिक भाषा परिवार 1.3% और चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो है आपको 0.7% बोली जाती है।